मिर्चू अकेडमी पर खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ आ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कहते हैं ढांचे को। ठीक है, तो एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। देखें, अगर मैं कहूँ कि इंसान का ढांचा क्या है, ठीक है, तो आपको पता है कि हर इंसान इस तरह नज़र आता है आपको। ठीक है, यानी कि उसके दो बाजू होंगे, दो टांगे होगी, ठीक है, और एक ये हमारे पास सर वगैरह होगा। ठीक है, तो ये एक इंसान का बेसिक स्ट्रक्चर है। किसका? इंसान का बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर इसमें हम बात करें तो ये चीज़ है ना, ये इम्पोर्टेंट है। अगर किसी इंसान में ये नहीं तो वो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। सही है ना, यानी कि ये चीज़ तो लाजमी होती है। बाकी अगर एक बाजू ना हो, एक टांग ना हो, इंसान फिर भी ज़िंदा तो रह सकता है, लेकिन ये चीज़ उसमें लाजमी है। ठीक है, हर इंसान को देखें वो आपको इस तरह ही नज़र आएगा, यानी कि ये वो चीज़ है जो कि एक इंसान को मुकम्मल डिफ़ाइन करती है। यानी कि दो बाजू, दो टांगें, ठीक है, सर, उसके अलावा पेट, ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो अब हम सी प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। यानी कि कोई भी प्रोग्राम आ गया सी में लिखा हुआ, वो इस तरह का होगा। ठीक है, जिस तरह हम कहें ना कि कोई भी इंसान आप देख लें वो इस तरह का होगा, क्योंकि ये उसका ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह कोई भी आप प्रोग्राम देख लेंगे वो किस किस्म का होगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, वो हम यहाँ पे देखने लगे हैं। ठीक है, उसमें तीन चीज़ें होंगी। कोई भी प्रोग्राम देख लें उसमें तीन चीज़ें होंगी। एक तो ये है कि लिंक या फिर हेडर सेक्शन, दूसरा ये होगा मेन फंक्शन, ठीक है, और तीसरा होगा बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। ठीक है, ये तीन चीज़ें हुआ करेंगी हर एक प्रोग्राम में। कितनी? तीन चीज़ें लाजमी होंगी। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जिस तरह मैंने कहा था कि इंसानों में बाजू ना हो फिर भी काम चलेगा, टांग ना हो फिर भी काम चलेगा, लेकिन ये वाली ऊपर वाली चीज़ जो है यानी कि सर, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो मेन फंक्शन इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन लाजमी होता है। हर एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन लाजमी होता है। ठीक है, अब पहले हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं ताकि फिर हम थ्योरी पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकें। देखें, तो सबसे पहले ना, अगर हम कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं साइड पे ही आपको एक प्रोग्राम लिख के देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। देखें, मेन फंक्शन तो लाजमी होना है। ठीक है, तो मेन फंक्शन को हम सी लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं? वाइड मेन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया वाइड, ये मैंने लिख दिया मेन। ये मेन फंक्शन लिखने का तरीका है, वाइड मेन। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का मेन फंक्शन आ गया। अब मेन फंक्शन आ गया है तो मेन फंक्शन में कोई ना कोई स्टेटमेंट्स भी आएंगी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो कि काम दिखाएंगी, यानी कि जो काम करेंगी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा दी और इसके अंदर मैं स्टेटमेंट्स लिखा करूँगा। ठीक है, इसको कहते हैं मेन फंक्शन की बॉडी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मेन फंक्शन की बॉडी। अब देखें, पहली स्टेटमेंट मैंने लगा दी प्रिंट एफ। क्या लगा दी मैंने? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का मकसद क्या है? प्रिंट एफ मैंने इसलिए लगाया है ताकि स्क्रीन पे शो हो सके कोई चीज़। ठीक है, तो स्क्रीन पे कोई चीज़ दिखानी हो तो इसके लिए हम प्रिंट एफ यूज़ करवाते हैं। ठीक है, तो इस डबल कोटेशन के अंदर मैं जो भी लिखूंगा ना, ठीक है ना, इस डबल कोटेशन के अंदर मैं जो भी लिखूंगा इसके अंदर, तो वो हमारे पास टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ क्लास 10th। ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्लास 10th। तो अगर मैंने प्रिंट एफ के अंदर ये क्लास 10th लिख दिया तो ये क्लास 10th जो है वो टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, जब कंपाइलर, कंपाइलर कौन होता है? कंपाइलर कंपाइल करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करवाने का जिम्मेदार होता है। ठीक है ना, कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन को पढ़ेगा। ठीक है, मेन फंक्शन को पढ़ने के बाद वो इस बॉडी पे जाएगा। जब बॉडी पे जाएगा तो वो प्रिंट एफ पे आएगा। ठीक है, कंपाइलर को नहीं पता प्रिंट एफ क्या है, कंपाइलर को नहीं पता प्रिंट एफ क्या है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ किया कि मैं आपके स्कूल में आया हूँ और स्कूल में आने के बाद मैंने एक चलते फिरते बच्चे को मैंने बुला लिया। अब मुझे नहीं पता वो बच्चा कौन है, मुझे नहीं पता वो बच्चा कौन है। उस बच्चे के बारे में जानने के लिए मैं प्रिंसिपल या क्लर्क के ऑफिस जाऊंगा, वहाँ पे एक फ़ाइल पकड़ूंगा, उस फाइल में बच्चे की सारी डिटेल देखूंगा कि बच्चे का नाम क्या है। ठीक है, बच्चा कहाँ से आता है, बच्चे के बाकी बुक्स में कितने, यानी कि छोटी क्लास में कितने मार्क्स हैं, बच्चे का बेफाम नंबर क्या है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो बच्चे की सारी डिटेल कहाँ पे होती है?
एक फाइल में होती है जो कि क्लर्क के पास होती है या प्रिंसिपल के पास होती है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह कंपाइलर को यानी कि जिसने प्रोग्राम चलाना है उसको नहीं पता कि प्रिंट एफ क्या है, उसको नहीं पता प्रिंट एफ क्या है। उसको कैसे पता चलेगा? उसको इस तरह पता चलेगा कि पहले हम प्रिंट एफ की एक फाइल दे दें, ठीक है। पहले हम एक फाइल दे दें कंपाइलर को, फिर उसे पता चल जाएगा प्रिंट एफ क्या है, इसने कैसे काम करना है, ठीक है, सारा उसको पता चल जाएगा। तो वो फाइल पहले मैं अपने प्रोग्राम के साथ अटैच करवाऊंगा, यानी कि इस पूरे प्रोग्राम के साथ मैं उस फाइल को अटैच करवाऊंगा। तो वो अटैच जो मैं करवाऊंगा, इंक्लूड करवाऊंगा, अटैच करवाना यानी कि अपने प्रोग्राम में उस चीज़ को इंक्लूड करना, शामिल करना। तो इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ होते हैं, यानी कि ये शार्प कैसे इंक्लूड करवाई जाएगी, शार्प इंक्लूड और यहाँ पे फाइल का नाम लिख दिया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी बंद। अब ये फाइल जो होती है ये हेडर फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है? हेडर फाइल होती है। तो हेडर फाइल की एक निशानी होती है क्या कि उसके एंड पे .h आता है। अब देखें इस बात को ना गौर से समझिएगा। आप कोई भी फाइल उठा लें, कोई भी फाइल, उसका नाम देखें तो उसके एंड पे डाट के बाद कोई ना कोई चीज़ लिखी होगी, ठीक है। जैसे आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ ना, तो लिखा होता है www.youtube.com, ठीक है ना, www.youtube.com। तो एंड के ऊपर .com लिखा हुआ है। तो .com का मतलब वो भी एक फाइल है, उस फाइल की एक्सटेंशन क्या है? कमर्शियल, ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई वर्ल्ड की उठा लें, वर्ल्ड की, तो उसके एंड पे लिखा होता है .doc, ठीक है, डॉक्यूमेंट वाली, या .docx लिखा होता है, ठीक है। अगर आप पावर पॉइंट की कोई यानी कि स्लाइड्स वगैरह होती है ना, उसकी फाइल उठा लें तो उसकी होती है PPTX, ठीक है। अगर आप एक्सेल की कोई स्प्रेडशीट उठा लें तो उसकी होती है XLSX। सिंपल आपको बताता हूँ, ये तो चीज़ें नहीं पता होगी। जो आप ऑडियो सुनते हैं ना, ऑडियो चीज़ें, उनकी ज़्यादातर एक्सटेंशन होती है MP3 इस वजह से उसे MP3 या MP3 फाइल कहा जाता है, ठीक है। और वीडियो वाले की होती है WAV, ठीक है, मुख्तलिफ इस तरह, यानी कि एक्सटेंशन बताती है कि वो फाइल किस तरह की है। वीडियो अगर कोई है तो वो WAV होगा। इसी तरह और एग्जांपल दो, अगर कोई गवर्नमेंट की फाइल है तो वो .gov लिखा होगा एंड पे, ठीक है ना। इसी तरह ये हेडर फाइल है, इस वजह से इसकी एक्सटेंशन क्या होगी? .h होगी। हेडर किसे कहते हैं? तो हेडर की एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं तो ये जो आपकी बुक के सबसे ऊपर चीज़ें लिखी हुई है ना, ये वाली, तो इसको कहते हैं हेडर, ठीक है। जो सबसे ऊपर चीज़ें लिखी हो उसको हेडर कहते हैं, और जो एंड पे नीचे लिखी हो उनको कहते हैं फुटर, हेडर फुटर। ये आपने पढ़ा होगा, हेडर जो ऊपर वाली चीज़ हो, फुटर जो नीचे वाली चीज़ हो। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग पे फाइल लगती है, इस वजह से इसको हम हेडर फाइल कहते हैं, ठीक है। अब देखें प्रिंट एफ का फंक्शन जो है, या प्रिंट एफ जो है, इसकी डेफिनेशन किस फाइल में पड़ी होगी? तो ये आपको पता होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन stdio फाइल में पड़ी होती है, स्टूडियो, ठीक है, stdio इस फाइल में पड़ी होती है। तो पहले उस फाइल को यहाँ पे मैं इंक्लूड करवाऊंगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा stdio, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब stdio का मतलब क्या है? std का मतलब है स्टैंडर्ड, i का इनपुट, o का आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो ये फाइल का नाम बता रहा है कि जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन हुए जो कि इनपुट या आउटपुट करवाने के काम आते हैं वो सारे इसमें होंगे, ठीक है। तो चीज़ें शायद लेंथी डिटेल में चले गई, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। देखें, हर एक प्रोग्राम का एक मेन फंक्शन होगा, मेन फंक्शन ना हो तो वो प्रोग्राम है ही नहीं, ठीक है। मेन फंक्शन लाजमी है हर एक प्रोग्राम का हिस्सा। मेन फंक्शन लिख दिया, फिर मेन फंक्शन में क्या काम होना है उसके लिए हमने मेन फंक्शन की बॉडी बनाई और इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिख दी, ठीक है। अब जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर हम उसमें कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो वो फंक्शन क्या है, कैसे काम करेगा, उसका कंपाइलर को नहीं पता। तो कंपाइलर को बताने के लिए हम पहले फाइल इंक्लूड करवाते हैं जिसे हम हेडर फाइल कहते हैं, और इसको इंक्लूड करवाने के लिए हम शार्प सिंबल इंक्लूड यानी कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करते हैं, शार्प इंक्लूड stdio.h का मतलब है हेडर फाइल होगी। stdio यानी कि इसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाले फंक्शंस की डेफिनेशन होंगी, उनकी लिस्ट होगी, ठीक है। तो अब ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने एक और फंक्शन get ch यूज़ किया है। क्या get ch यूज़ किया है? तो get ch
इसकी जो डेफिनेशन है, इसने कैसे काम करना है, वो इस फाइल में पड़ा होगा, conio.h कंसोलिंग इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया। अब ये कौन सा पार्ट होगा, ये हमारे पास हेडर पार्ट होगा। ठीक है, हेडर वाला हिस्सा होगा, इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी कहते हैं। पार्ट हमारे पास मेन फंक्शन होगा और ये वाला हमारे पास प्रोग्राम बॉडी होगी। ठीक है, आप कोई भी अभी जल्दी करें, आगे वाले चैप्टर्स ओपन करके देखें, हर कोई प्रोग्राम यही 3 हिस्सों पे मौजूद होगा। पहला क्या, हेडर पार्ट यानी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, दूसरा हमारे पास आएगा मेन फंक्शन और तीसरा ये बॉडी आया करेगी। तो हर एक प्रोग्राम में ये 3 हिस्से होंगे। देखिए ये मैंने भी एक प्रोग्राम लिखा है ना, तो इसमें भी 3 हिस्से ही हैं। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। और ये 3 हिस्से कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है, कैसे ये काम करते हैं, ये सारा मैंने इनकी ज़रूरत वगैरह आपको बता दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं रीडिंग पे, तो हमें अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ये लीजिए, We can understand the structure of a C language program by observing the program written in 1.2। वो कहता है कि हम C लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को, कि ये किस तरह का होता है, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऑब्जर्व करने से कि फिगर 1.2 में किस तरह का प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो फिगर 1.2 पे चलते हैं। वो कहता है कि फिगर 1.2 पे जाएं आप, ये 1.2 फिगर है। ठीक है, कहता है इस पे जाएं आप, इसमें जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा देखें। जब आप देखेंगे तो आपको कुछ हद तक पता चल जाएगा कि प्रोग्राम किस तरह के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो एक ये चीज़ है, दूसरी ये है और तीसरी ये वाली चीज़ है। ठीक है, हमें थोड़ा सा यहाँ से पता चल गया। ठीक है, ये पहली लाइन में लिखा था। अब देखिए आगे समझते हैं। वी कैन सी डैट, हम देख सकते हैं, अ प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वहाँ पे मैं आपको बता के आया, वो कहता है कि हम देख सकते हैं कि प्रोग्राम के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है, लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन। ठीक है, लिंक क्योंकि इसमें एक फाइलों के लिंक करवाया जाता है, हेडर सेक्शन यानी कि सबसे ऊपर वाला सेक्शन। ठीक है, ये क्यों यूज होता है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वाइल राइटिंग सी प्रोग्राम्स इन सी लैंग्वेज, जब हम सी लैंग्वेज में सी प्रोग्राम्स लिखते हैं, we make extensive use of functions that are already defined in the language। कहता है कि हम बहुत हद तक ऐसे functions का यूज़ करते हैं जो कि C लैंग्वेज में पहले से डिफाइन है। देखें printf क्या होता है, ये मैंने तो नहीं ना, printf क्या होता है, ये पहले से डिफाइन है कि printf ने कैसे काम करना है, लेकिन उसकी डेफिनेशन एक फाइल में पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो कहता है कि वी मेक एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फंक्शंस, हम बहुत ज़्यादा ऐसे फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं जो कि पहले से डिफाइन है, जैसे प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ ये देखें, ये फंक्शन पहले से डिफाइन था लैंग्वेज में, हमने इसका यूज़ यहाँ पे किया है। गेट सी एच पहले से डिफाइन है फंक्शन, लेकिन हमने यूज़ किया। अब ये खुद से तो नहीं ना हम प्रिंट एफ बना रहे, पहले से बनी हुई चीज़ पड़ी हुई है वहाँ पे कुछ। अगर आप देखें प्रिंट एफ लिख दे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रिंट एफ पहले से वहाँ मौजूद नहीं है। आप कहेंगे कि हम प्रिंट भी तो लिख सकते हैं अकेला, नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि पहले से जो वहाँ पे चीज़ मौजूद है, पहले से डिफाइन किया है, पहले से लैंग्वेज में जो मौजूद है वो प्रिंट एफ है, ना कि अकेला प्रिंट। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज बनाए कोई, उसमें प्रिंट एफ प्रिंट अकेला लिख दीजिएगा। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी। तो लैंग्वेज बनाने वाले ने प्रिंट एफ को डिफाइन किया है, प्रिंट एफ चीज़ बना दी है। ठीक है, हम प्रिंट एफ को ही यूज़ करेंगे। तो इन चीज़ों को अगर यूज़ करना है, वो कहता है कि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें। देखें, वी मेक एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फंक्शन, हम बहुत ज़्यादा फंक्शंस को यूज़ करते हैं जो कि पहले से लैंग्वेज में डिफाइन है। बट बिफोर यूजिंग द एग्जिस्टिंग फंक्शन, वो कहता है जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं उनको यूज़ करने से पहले वी नीड टू इंक्लूड द फाइल्स वेयर दीज फंक्शंस हैव बीन डिफाइंड। वो कहता है कि इन जो फंक्शन जो है, ये जो एग्जिस्ट करते हैं फंक्शंस, इनको इस्तेमाल करने से पहले हमें उन फाइल्स को इंक्लूड करना होगा जिसमें इन फंक्शंस को डिफाइन किया गया है, जिसमें इन फंक्शन की डेफिनेशन है, सारी डिटेल है। ठीक है, दीज फाइल्स आर कॉल्ड हेडर फाइल्स, इन फाइल्स को हम हेडर फाइल्स कहते हैं। ठीक है, हेडर फाइल्स की डेफिनेशन आ गई कि इफ़ वी यूज़ द, आप लिख लें, इफ़ वी यूज़ द एग्जिस्टिंग फंक्शन। ठीक है, बिफोर यूजिंग दीज फंक्शंस वी नीड टू इंक्लूड फाइल्स वेयर दीज फंक्शंस हैव बीन डिफाइंड, दीज फाइल्स आर कॉल्ड हेडर फाइल्स। ठीक है, यानी कि जो एग्जिस्ट करते हैं फंक्शन, अगर हमें उन्हें इस्तेमाल करना है तो उनके इस्तेमाल से पहले हमें वो फाइल्स अपने प्रोग्राम में अटैच करनी होगी, इंक्लूड करनी होगी जिनमें इन फंक्शन के बारे में सारी डिटेल पड़ी है, उन फाइल्स को हम हेडर फाइल्स कहते हैं। ठीक है, वी इंक्लूड दीज हेडर फाइल्स इन आवर प्रोग्राम बाय राइटिंग द इंक्लूड स्टेटमेंट एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम। वो कहता है कि वी इंक्लूड, हम इंक्लूड करेंगे इन हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड स्टेटमेंट लिखकर सबसे ऊपर प्रोग्राम में। ठीक है, वो कहता है कि इन फाइल्स को
इंक्लूड वाली स्टेटमेंट लिख के अपने प्रोग्राम में सबसे ऊपर जो है वो हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कैसे इंक्लूड करेंगे। ये इसका जनरल सिंटैक्स हमें दे दिया, एक रूल दे दिया। मैंने कहा था ना कि रूल के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, तो पीछे वाले लेक्चर में हमने सिंटैक्स ही पढ़ा था। तो ये एक सिंटैक्स है फाइल को इंक्लूड करने का। सबसे पहले शार्प सिंबल, उसके बाद इंक्लूड, उसके बाद इस ब्रैकेट में हम फाइल का नेम लिखा करेंगे और फाइल का नेम .h में आएगा। ठीक है, हेडर फाइल नेम। तो ये हमारे पास आ गया। अब हेयर हेडर फाइल नेम कैन बी द नेम ऑफ एनी हेडर फाइल, कहता है कोई भी हेडर फाइल हो सकती है। इतनी ज़्यादा हेडर फाइल्स है ना, मैं कोई आपको गिनवा देता हूँ। ठीक है, stdio.h होती है। ठीक है, इसमें इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के फंक्शन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा conaio.h कंसोलिंग इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है। ठीक है, conaio.h कंसोलिंग इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ठीक है, और ये स्पेलिंग लाजमी याद रखनी है आप लोगों ने। इसके अलावा math.h होती है, ये आप नहीं यूज़ करेंगे, इस छोटी क्लास है ना। ठीक है ना, math.h भी होती है, इसमें मैथ के फंक्शन होते हैं। इस तरह string.h होती है, इस तरह iostream.h होती है, इसकी ग्राफिक्स की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये इतनी ज़्यादा नहीं, बस आपके पहली दो ही यूज़ होंगे। ठीक है, तो वो कहता है कि इन द अबव फिगर एक शेर या दो जो मैं कि आपको दिखा के आया, उसमें stdio.h जो है वो इंक्लूड थी। डैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, और इसमें इंफॉर्मेशन किस किस्म की होगी, इनपुट और आउटपुट फंक्शन के रिलेटेड। मैंने बताया ना, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, std यानी कि स्टैंडर्ड, i से इनपुट, o से आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ठीक है, तो कहता है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इनपुट आउटपुट फंक्शंस के रिलेटेड होगी। ठीक है, जो भी इनपुट आउटपुट वाले फंक्शन हुए वो इसके रिलेटेड होंगे। मैनी अदर हेडर फाइल्स आर आल्सो अवेलेबल, कहता है इसके अलावा भी बहुत सी हेडर फाइल्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल math.h, math.h में क्या होगा, तमाम मैथमेटिकली फंक्शन जो हैं जो पहले से डिफाइन किए गए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक हो गया, तो ये उम्मीद करता हूँ कि हेडर सेक्शन की समझ आ गई होगी। क्यों लगाते हैं हम, इसलिए लगाते हैं ताकि हमने जो फंक्शंस यूज़ करने हैं उन फंक्शन की डिटेल इनमें मौजूद है, तो इनको हम अपने प्रोग्राम में लाजमी इंक्लूड करेंगे। फाइल्स को ना इंक्लूड करें तो एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर। ठीक है, मेन फंक्शन पे चलते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ मेन फंक्शन, ये एक मेन फंक्शन होता है, ये कंसिस्ट करता है मेन फंक्शन को। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ मेन फंक्शन, मैंने बताया था ना कि हर एक सी प्रोग्राम जो है उसमें लाजमी तौर पर मेन फंक्शन होगा। एंड इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन, और अगर देखें तो मैंने मेन फंक्शन से ही लिखना स्टार्ट किया था और वहीं से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, यानी कि प्रोग्राम वहीं से चलना स्टार्ट होता है। अब हम बात करते हैं मेन फंक्शन की बॉडी की। ठीक है, द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन इन द करली ब्रेसेस। ठीक है, मेन फंक्शन की जो बॉडी होती है इसको बंद कर दिया जाता है करली ब्रेसेस में। ठीक है, तो ये हमारे पास करली ब्रेसेस है, तो इसके अंदर जो भी लिख लेंगे मेन फंक्शन की बॉडी है। ठीक है, ये ऑल द स्टेटमेंट्स इनसाइड दीज करली ब्रेसेस। अब यहाँ से एक और बात समझ आई, ऑल द स्टेटमेंट इनसाइड द करली ब्रेसेस, कहता है कि इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे उन चीज़ों को क्या कहते हैं, स्टेटमेंट्स को कहते हैं। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट्स हम इनके अंदर लिखेंगे वो हमारे पास मेन फंक्शन की बॉडी बनाएगी। ठीक है, 10 लिखनी तो 10 लाइन 10 स्टेटमेंट की बॉडी है, 20 लिखनी तो 20 स्टेटमेंट्स की बॉडी है। ठीक है, अभी हम जो मैं प्रोग्राम लिख के आया था उसमें एक ही था। ठीक है, एक ही थी प्रिंट वाली। वो कहता है इन द अबव फिगर 1.2 में द स्टेटमेंट प्रिंट एफ हेलो वर्ड, वो ऊपर 1.2 फिगर आप देखें बुक से, वहाँ पे प्रिंट एफ हेलो वर्ड लिखा हुआ है। यूजेस अ प्री डिफाइंड फंक्शन, ये प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ कर रही है स्क्रीन पे हेलो वर्ड दिखाने के लिए। ठीक है, ये जब हमने प्रोग्राम फिगर देखी थी मैंने इस प्रोग्राम को चला के भी दिखाया था। ठीक है, पीछे वाले लेक्चर्स में। बाकी लेक्चर्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। वी कैन आल्सो क्रिएट अदर फंक्शंस इन आवर प्रोग्राम एंड यूज दैम इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, वो ये बड़ी क्लासेस वाली लाइन है। ठीक है, वो कहता है कि हम चाहें तो अपनी मर्जी के भी कुछ फंक्शंस बना सकते हैं और बाद में इनको मेन फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो शायद आपकी क्लास में भी, यानी कि 5वें चैप्टर में शायद आप भी पढ़ें, चौथे 5वें फंक्शन के रिलेटेड। ठीक है, तो तब ये बात मैं आपको समझाऊंगा कि हम जो है वो अदर फंक्शंस जो है वो बना भी सकते हैं और इनको अपने प्रोग्राम में यूज़ भी कर सकते हैं मेन फंक्शन में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लें, इंपॉर्टेंट लिखा है तो इंपॉर्टेंट ही होगा। देखें, वो कहता है फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन द माइंड इन ऑर्डर टू राइट ये क्या लगा है, सिंथेटिकली होता है ये, सिंटैक्टिकली। ठीक है, करेक्ट सी लैंग्वेज प्रोग्राम। वो कहता है कि बस कि अच्छे तरीके से सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को लिखने के लिए इन पॉइंट्स को आपने माइंड में लाजमी रखना है।
ठीक है। उसमें पहला पॉइंट ये है द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना, कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स को शुड बी अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस विच इज़ वांट आवर प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड। कहता है कि इनकी यही इस तरह ही ये चलेंगी, ठीक है। जिस तरतीब से आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं उसी तरतीब से आपकी ये स्टेटमेंट चलेंगी। एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 5 रख दी, ठीक है, x की वैल्यू 5 रख दी, और यहाँ में x की वैल्यू 7 रख दी। अब ये देखें, तो x एक वेरिएबल है, छोटी क्लासेस में सभी को पता है वेरिएबल होता है। तो x की वैल्यू पहले 5 थी, लेकिन जब अगली स्टेटमेंट पे आया तो ये 5 को कट के 7 वैल्यू हो गई है, ठीक है। अब आपने ये नहीं कहना कि मैंने 5 रखी थी तो 5 ही रहे, या पहले 7 थी बाद में 5 हो, नहीं, जिस तरतीब से स्टेटमेंट लिखी है उसी तरतीब से चलेगी। पहले x की पावर वैल्यू 5 थी, बाद में 7 हो गई है, ठीक है ना। इस तरीके से वो कहता है कि द सीक्वेंस ऑफ द स्टेटमेंट्स की सीक्वेंस इन अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम में शुड बी अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस इन विच वी वांट आवर प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट। कहता है कि सी लैंग्वेज के स्टेटमेंट जो कि सी लैंग्वेज प्रोग्राम में लिखी जाने वाली स्टेटमेंट जो है शुड बी उसी तरह होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जिसमें हम इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। यानी कि जिस तरतीब से हम स्टेटमेंट्स को चलाना चाहते हैं हमारी स्टेटमेंट्स भी उसी अकॉर्डिंग लिखनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिविटी, ठीक है, यानी कि ये सेंसिटिव लैंग्वेज है, किस मामले में, केस के मामले में, यानी कि अपर केस कौन और लोअर केस कौन, ये जानती है कि छोटा, यानी कि छोटा लफ्ज़ कौन सा लिखा हुआ है और बड़ा कौन सा लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि फ़र्ज़ किया, अगर मैं लिख दूँ ना यहाँ पे फ़र्ज़ किया है कि यहाँ पे एक x लिख दिया मैंने, ये x कोई और चीज़ है, ये x कोई और चीज़ है, ठीक है। इसके लिए क्यों, क्योंकि वो जानता है कि अपर केस कौन सा है, लोअर केस कौन सा है, ठीक है। ये इनके दरमियान फ़र्क करता है। अगर मैं एक और छोटी एग्जांपल लिख दूँ, तो मैं अगर मैं मार्क्स लिखूँ, क्या मार्क्स लिखूँ, अगर मैंने मार्क्स लिख दिया है, तो अगर मैंने ये मार्क्स लिख दिया है, ठीक है, अगर ये मैंने मार्क्स लिख लिया तो उसके लिए ऊपर वाली चीज़ कोई और है, नीचे वाली चीज़ कोई और है, ठीक है। ये इनके दरमियान डिफरेंस करती है। अब सी लैंग्वेज जो है ये केस सेंसिटिव होती है, यानी कि ये सेंसिटिव होती है किस मामले में, केस के मामले में, अपर केस कौन और लोअर केस कौन। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि इफ़ अ कीवर्ड इज़ डिफाइंड विद अ स्मॉल केस लेटर्स, के अगर एक स्मॉल केस लेटर से डिफाइन है, वी कैन नॉट कैपिटलाइज एनी लेटर, तो हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। इंट इज़ डिफरेंट फ्राम इंट, फार्मर इज़ अ कीवर्ड, वेरियस लेटर इज़ नॉट। देखें मैं बताता हूँ आपको, कहता है कि हम कीवर्ड्स पढ़ के आए थे, कीवर्ड्स कौन से, रिजर्व वर्ड्स यानी कि ज़ख़ीरा अल्फाज, तो पीछे वाले लेक्चर में आपको समझाया था, वो 32 थे, कितने 32 थे। कहता है वो 32 में से अगर आप कोई एक उठा लें, फ़र्ज़ किया हमने एक इंट उठा लिया, तो ये पहले से डिफाइन है। अब इसको हम इंट को ये नहीं लिख सकते, इसको हम ये नहीं लिख सकते, ठीक है, ये चीज़ गलत हो जाएगी। ये क्या है, ये एक कीवर्ड है, और ये क्या है, ये कीवर्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि अगर एक कीवर्ड जैसे हमने इंट उठा लिया, इज डिफाइंड विद द स्मॉल केस लेटर, छोटे केस लेटर से डिफाइन है, वी कैन नॉट कैपिटलाइज एनी लेटर, हम किसी भी लेटर को कैपिटलाइज नहीं कर सकते। ये देखिए आई मैंने बड़ा लिख दिया। इंट इज़ डिफरेंट, यानी कि ये स्मॉल इंट जो है ये डिफरेंट है बड़े आई के साथ लिखे गए इंट से। फार्मर इज़ अ कीवर्ड, कहता है ये वाला जो है एक कीवर्ड है। वेरियस लेटर इज़ नॉट, कहता है लेकिन दूसरा जो बाद में आने वाला है ये एक कीवर्ड नहीं है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ जैसी 32 जो लेटर हमने पढ़े वो वैसे के वैसे ही आपने लिखने हैं, किसी का कोई स्पेलिंग बड़ा नहीं आपने करना, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि ईच स्टेटमेंट एंड्स विद सेमी कॉलन, जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो सेमी कॉलन से एंड होगी, ठीक है ना। ये वाले सिंबल से, कौन सा सिंबल, ये वाला एक नुक्ता और इसके नीचे ये, इसको कहते हैं सेमी कॉलन। ये होता है कॉलन, इसको नहीं यूज़ करना आपने, ये सेमी कॉलन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें तो ब्रैकेट के अंदर यानी कि बॉडी के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने जो भी स्टेटमेंट लिखी वो एट द एंड सेमी कॉलन से खत्म की। यहाँ भी देखें तो सेमी कॉलन से एंड की थी, यहाँ पे देखें तो यहाँ भी दोनों स्टेटमेंट सेमी कॉलन से एंड हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्टिविटी नंबर 1.4 थी। वो कह रहे थे आइडेंटिफाई करें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स के। तो पहला पार्ट ये वाला है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हेडर सेक्शन, ठीक है। और ये हमारे पास मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन वाला सेक्शन है, और ये हमारे पास प्रोग्राम की बॉडी है, ठीक है। प्रोग्राम की बॉडी का ले, ये मेन फंक्शन की बॉडी का ले। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज पढ़ा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा अपने फ़ायदे के लिए, यानी कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है
तो जब आइंदा आप अपने क्लास के रिलेटेड कोई चीज़ सर्च करें, तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको हमारे चैनल की ही चीज़ें आया करेंगी, ठीक है। लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर इस तरह थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, यानी कि वो दूसरे चैनल्स भी दे देते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आपने जैसे भी, अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।